अब हेडिंग डाल दो समास और एक एक प्रश्न देखते जाओ, इसके साथ में थोड़ी और व्याख्या जोड़ देते हैं। पहले पढ़े हो सभी लोग समास वाला टॉपिक? तो समास का शाब्दिक अर्थ था, परिभाषा थी, प्रकार थे, है ना, और किस शब्द में कौन सा समास होता है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखे हैं। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है ना? प्रश्न पूछा जा रहा है विग्रह के आधार पे कि सही विग्रह कौन सा है। चार विकल्प दे रखे हैं, हवन सामग्री, घृतपका, सभा पंडित और अहरनिश। ठीक है, कौन सा लग रहा है पहले आप तय कर लो अपने आप कि आप कौन सा करोगे। जिसको नहीं पता हो ना वो लिख लेना, रजिस्टर में साथ साथ शब्द लिखते रहना, है ना, अपने अपने हिसाब से जो भी शब्द हैं वो लिखते रहना। देखो हवन सामग्री में हवन की सामग्री होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हवन सामग्री का विग्रह क्या होगा? सामग्री जो है वो किसके लिए होती है? हवन के। तो क्या लिखेंगे? हवन के लिए सामग्री। ठीक है, और समास कौन जो इंपोर्टेंट है विकल्प उसी पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, सभी को देखने की जरूरत नहीं। हवन के लिए सामग्री, और यहाँ समास कौन सा बनता है बताओ? के लिए विभक्ति कौन से समास में पड़ी है? के लिए संप्रदान, कौन सा बनेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेना, संप्रदान तत्पुरुष समास। थोड़ा इसमें समझ लो कि संप्रदान कहाँ होता है। तो अपन ने तत्पुरुष पढ़ा था, तो तत्पुरुष समास में कितने कारकों का प्रयोग होता है? 6 कारकों का। कुल कारक कितने होते हैं? 8। लेकिन सामासिक दृष्टि से कितने काम के होते हैं? 6। यानी कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, वो वाले। तो के लिए विभक्ति कौन किस में आती है? तो संप्रदान में आती है। यहां एक बात और याद रखनी है आपको कि संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ, है ना। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है प्रदान करना। क्या कहेंगे? प्रदान करना। ठीक है, तो हवन सामग्री जब भी आए तो विग्रह बताएंगे हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष समास। दूसरा कह रहा है घृत पका। घृत का मतलब क्या होता है? घी होता है। तो घी के अंदर कोई भी वस्तु है तो क्या की जाती है? पकाई जाती है। जबकि ये क्या कह रहा है? से, तो से विभक्ति का प्रयोग इसमें नहीं होगा। से दो जगह आता है तत्पुरुष समास में, आपने पढ़ा है। एक तो कहाँ आ रहा था? अपादान में, और एक कहाँ आ रहा था? करण में। करण में कब आता है? जब दोनों चीजें क्या होती है? अलग। अपादान में और करण में दोनों चीजें जुड़ी हुई है। तो घी के साथ अन्न का जो संबंध होता है, तो वो अन्न जो होता है वो किस में पकता है? घी में पकता। तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? घृत में पका। घृत में पका हुआ। अगर में आ गया तो समास कौन सा बनता है? जहां में विभक्ति का प्रयोग कौन से समास में हो रहा था? अधिकरण में। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। जिसको नहीं पता हो इस शब्द लिखकर लिखते रहना, क्योंकि में और पर का प्रयोग कौन से समास में होता है? अधिकरण में होता है। ठीक है, अहरनिश ये महत्वपूर्ण नहीं है। अहरनिश, अहरनिश में क्या लिखा हुआ है? अहन और निशा। अहन का मतलब जानते हैं? दिन होता है। अहन का मतलब दिन, निशा का मतलब रात्रि। अब रात दिन कह दो तो रात दिन में कौन सा समास होता है? जहां दोनों पद क्या होते हैं? विलोमार्थी। विलोम शब्द कौन से समास में प्रयुक्त होता है? तो द्वंद्व समास में आते हैं। तो यहां पर ठीक है, दिन और रात की बात कर रहा है तो एक दूसरे के दोनों क्या है? विपरीत। और विपरीत है तो उसका विग्रह क्या है? सही है। तो इसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो इन तीनों की व्याख्या आप लिख सकते हो कि हवन सामग्री में संप्रदान तत्पुरुष है, और अहर्निश में द्वंद्व समास है, और गृत पका में कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा चारों में से? तो ऑप्शन नंबर 4। यानी पहला आपके सही हुआ, गलत हुआ? सही हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखो, ये लिख लिया? दूसरा प्रश्न देखो,
पहले आराम से प्रश्न को पढ़ो, चारों विकल्पों के बारे में आप सोचो, फिर मैं एक एक की व्याख्या फिर बता देता हूं। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि, देखो दोनों प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। अब आपको ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें संधि भी है और समास भी है। करो, चेक करो, देखो क्या लग रहा है आपको। समास और संधि दोनों चीजें होनी चाहिए। पहला क्या कह रहा है, यज्ञशाला। यज्ञशाला में कौन सा समास करोगे, पहले समास की बात करो। शाला किसकी, या यज्ञ के लिए शाला, क्या कहोगे। यज्ञशाला का मतलब समझते हो, तो शाला जो है वो किसके लिए है, यज्ञ के लिए। तो इसका क्या लिखेंगे, यज्ञ के लिए शाला। कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है, यज्ञ वेदी आ जाए, यज्ञशाला आ जाए, ऐसे जो भी आते। ठीक है, दूसरा स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब किसका, स्वयं का धर्म, है ना, स्व कर्तव्य पालन अपन जिसे कहते हैं। जलोष्मा में उष्मा किसकी, जल की, और जल की उष्मा करेंगे तो यहां समास कौन सा बनेगा, इनमें संबंध तत्पुरुष समास बनेगा, संबंध तत्पुरुष समास। और इसमें कौन सा समास बन रहा है, के लिए आया, तो के लिए किसमें आता है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। पंकज, पंकज अगर पर्यायवाची में पूछ ले तो पंकज शब्द किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची की बात करें तो पंकज का मतलब किससे होता है, कमल। कमल को ही क्या कहते हैं, तो पर्यायवाची तो ये किसका हो जाएगा, कमल का। और पंकज, पंकज यानी पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। तो जन्म किसमें लिया, है नी, पंख, पंख के आगे अपन लिख सकते हैं कीचड़, ठीक है। में जन्म, ज यानी जन्म, लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, कमल। कीचड़ में जन्म किसका होता है, कमल का। तो जहां पे अन्य अर्थ की प्रधानता होती है वहां कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो पंकज में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसमें समास पूछे तो बहुव्रीहि समास बताएंगे। अब बताओ कि समास वाली बात तो हो गई, संधि करके देखो, आपने संधियां पढ़ी है, किस शब्द की इन चारों में से संधि हो सकती है, जलोष्मा की, है ना, क्योंकि जलोष्मा की संधि क्या होगी, ओ आ रहा है, तो अपन ने पढ़ा था ए ओ अर कौन से संधि में आता है, ए ओ अर, ये मात्राएं कौन सी संधि में थी, तो गुण संधि में। ठीक है, तो इसका विच्छेद अपन क्या करेंगे, जल धन क्या हो जाएगा, ऊष्मा, जल धन ऊष्मा। ल में से स्वर क्या आया, आगे क्या बैठा था, ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, तो ओ बन जाएंगे। ओ स्वर है तो किसमें बदल गया, मात्रा में। और ये जो सूत्र है ये कौन सी संधि का है, तो संधि का नाम आप क्या बताएंगे, गुण संधि। तो जलोष्मा जो शब्द है उसमें संबंध तत्पुरुष समास है, और संधि कौन सी होती है, तो गुण संधि होती है। प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि संधि और समास दोनों प्रक्रिया किस पे लागू हो रही है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। लिख लो, है ना, जिसको नहीं पता वो नोट करते जाओ, या शब्द लिखते जाओ किसमें कौन से समास वाले आ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, सही हुआ ये वाला। ऐसा कोई भी प्रश्न आ सकता है जिसमें संधि समास दोनों प्रक्रियाएं पूछी जा सकती है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। अगला देखो, स्वर्ण गठ का विग्रह है, आपसे विग्रह पूछा है कि स्वर्ण गठ शब्द में कौन सा विग्रह है। देखो स्वर्ण और गठ दो पद दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, स्वर्ण यानी सोना, और गठ यानी का मतलब गड़ा, गड़ा, ठीक है। अब गड़ा जो है क्या करोगे चार में से, पहले क्या कह रहा है कि स्वर्ण में गठ, क्या सोने के अंदर गड़ा है ना, गठ में स्वर्ण तो भी नहीं होगा, ये दोनों गलत हो गए। तो गठ के लिए स्वर्ण, तो गड़े के लिए सोना तो हो नहीं सकता, तो सही क्या हो जाएगा, स्वर्ण का गठ। स्वर्ण का गठ यानी गड़ा जो है वो किसका बना है, सोने का बना हुआ है। कौन सा समास होगा,
का आ गया, का विभक्ति का प्रयोग कौन से समास में होता है? का, के, की, इनका प्रयोग कहाँ किया था? संबंध तत्पुरुष समास में। का, के, की विभक्तियां ध्यान रखना कि संबंध तत्पुरुष समास की होती है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास, तो स्वर्णगढ़, सोने का गढ़। ठीक है, अगला देखो। क्योंकि संबंध तत्पुरुष की परिभाषा क्या थी? तो किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब संबंध स्पष्ट किया जाता है तो वहां कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष। और काके की विभक्तियों का प्रयोग होता है। अगर उत्तर पद क्या होता है? पुल्लिंग, तो विभक्ति क्या आती है? का, और स्त्रीलिंग हुआ तो की, और बहुवचन रूप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? के। चौथा प्रश्न देखो, अव्ययीभाव समास का उदाहरण। पहले आपको अव्ययीभाव समास के बारे में पता होना चाहिए, फिर अपन एग्जाम्पल ढूंढेंगे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं जिनमें उपसर्गों का प्रयोग होता है, क्योंकि उपसर्ग ही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। उपसर्ग ही अव्यय कहलाएंगे। तो 6 उपसर्ग मैंने मना किया था कि 6 उपसर्गों को छोड़ दें, उसके अतिरिक्त किसी भी उपसर्ग से युक्त कोई भी शब्द आता है तो वहां समास होता है अव्ययीभाव। देखो प्रमुख उपसर्ग फिर बता देता हूं, जो लोग नहीं है ध्यान रखना। प्रति है, अनु है, आ है, स है, यथा है, यावत है, दर है, भर है, बे, बा, नी या निर। ठीक है, सब हो गया। चलिए, ये ऐसे उपसर्ग हैं प्रमुख, ध्यान रखना। इन उपसर्गों से जुड़ा कहीं आपको कोई भी शब्द दिखाई देता है तो ऐसे सारे शब्दों में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। जो लोग पहले नहीं थे क्लास में वो लिख लो कि इन उपसर्गों से बने सारे शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। तो एक और कंडीशन इसमें बता देता हूं कि अगर कहीं शब्द आवृत्ति भी हो जाती है, क्या हो जाएगी? शब्द आवृत्ति, यानी एक ही शब्द दोबारा आ जाएगा तो भी समास कौन सा बनेगा? अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव समास के लिए आपको केवल 2 शर्तें पता होनी चाहिए। पहली शर्त, इन उपसर्गों से बना शब्द होना चाहिए। दूसरी शर्त, शब्द की क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी। तो आप लिख दो, ये दोनों कंडीशन का जहां होगी वहां समास कौन सा बनेगा? तो अव्ययीभाव बनेगा। अब आप चेक करो कि इन उपसर्गों से बना चारों में से कोई शब्द दिखाई दे रहा है। तो भरपेट, तो इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? भर से। तो इसका मतलब अव्ययीभाव समास किस में हुआ? इसी में हुआ। चौथे क्वेश्चन में दूसरा उत्तर हो जाएगा। लिख लिया? चलो अगला देखो। शताब्दी शब्द में समास है। अब इसमें देखो 4 विकल्प दे रखे हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। देखो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है। तो आपको ध्यान रहे, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद कैसे होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, दोनों पद समान होते हैं। अगर इसकी ओर देखो तो आप सामान्यतः देखोगे तो विलोम शब्द मिलेंगे। तो समास में क्या मिलते हैं? तो विलोम शब्द मिलते हैं। जहां आप विलोम शब्द देख लो वहां कौन सा समास कर सकते हो? द्वंद्व समास। ये मैं आपकी परीक्षा के स्तर के अनुसार बता रहा हूं, इतनी पहचाने भी याद रखोगे तो बहुत है। द्विगु समास है, द्विगु समास में क्या याद रखना है कि पूर्व पद क्या होना चाहिए? पूर्व पद जो होगा वो तो संख्या होगा, यानी पूर्व पद संख्या, और जो उत्तर पद होगा यानी दूसरा पद वो क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। ये परिभाषाएं लिख रहा हूं जो ध्यान रखना। जिस समस्त पद का पहला पद क्या होगा? संख्या, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा, और संज्ञा से किसका बोध होगा? समूह का, वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कर्मधारय कहां होता है? तो देखो विशेषण विशेष्य, जहां पर विशेषण विशेष्य, या आप क्या कहोगे? उपमेय उपमान,
उपमेय उपमान संबंध विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध जहां पाया जाता है वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और बहुब्री कहाँ होता है? तो दोनों जो पद होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे, अप्रधान, दोनों पद अप्रधान और अन्य अर्थ की क्या हो जाएगी? प्रधानता। अन्य अर्थ की प्रधानता। देखो ये सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, कहीं कहीं परीक्षाओं में आती है। द्वंद्व में याद रखेंगे दोनों पद प्रधान होते हैं, और पहचान याद रखेंगे विलोम शब्द होंगे। द्विगु में पहला पद संख्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध होना चाहिए। बहुब्री में दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान, और अन्य अर्थ की क्या हो जाएगी? प्रधानता। ठीक है। अब बताओ शताब्दी जो शब्द है इसमें आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक तो क्या है? शत, और एक क्या होता है? अब्दी होता है। शत का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होगा? 100। और अब्दी का मतलब क्या होता है? वर्ष। ये तो शाब्दिक अर्थ हुए। अब इधर त में से आपके पास क्या आ रहा है? अ, और सामने भी क्या बैठा? अ। तो जब छोटा छोटे से मिलता है तो क्या बना देता है? आ बना देता। तो इसमें संधि भी है और समास भी है। अब देखो इन चीजों पर कौन सी परिभाषा बैठ रही है? सो क्या है? संख्या, और वर्ष क्या है? संज्ञा। तो एक संख्या है और एक संज्ञा है, तो समास कौन सा होता है? द्विगु समास। और शताब्दी में मिल क्या रहा है? अ और अ मिलकर क्या बन रहा है? आ। तो अ और अ मिलकर आ कौन सी संधि में बनता है? बताओ, ये नियम कौन सी संधि का है? तो इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, क्योंकि आ क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो शताब्दी के अंदर द्विगु समास है और दीर्घ संधि है। और अगर इसका विग्रह पूछे तो विग्रह क्या करोगे? शत। शत का मतलब 100। तो अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? वर्षों का समाहार। ये विग्रह होता है। इससे विग्रह पूछे तो सत अवधि यानी अवधियों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार कह सकते। और संधि पूछ ले इसमें तो दीर्घ कराना। बाकी इन चारों समासों की क्या हो जाएगी? परिभाषाएं हो। याद रह जाएगा। तो इतनी जानकारी आप इसके बारे में रखें, कोई न कोई यहां से प्रश्न बना सकता है। अगला देखो, अधिकरण तत्पुरुष में परिभाषा पूछ ली है इसमें आपसे। किसकी? अधिकरण की। कि अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है आपको वो बताना। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और तीसरा पद प्रधान होता है। क्या बताओ? देखो अभी मैंने दोनों पद प्रधान कौन से समास में बताया? बोलो। दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? तो द्वंद्व समास में थे नहीं, अभी अभी परिभाषा पढ़ी। तो जहां दोनों पद प्रधान होंगे वहां तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। पहला और तीसरा, तो तीसरे से तो यहाँ कोई लेना देना है नहीं अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें। और पहला पद प्रधान किसमें होता है? पूर्व पद प्रधान किसमें होगा? तो वो होता है अव्ययी भाव में। पूर्व पद अव्यय होता है और कहीं कहीं पूरा पद भी अव्यय हो सकता है। तो दूसरा पद प्रधान है, ये किसमें होता है? दूसरे पद का मतलब कौन सा? उत्तर पद। और उत्तर पद की प्रधानता कौन से समास में होती है? तो तत्पुरुष समास में होती है। अब बताओ अधिकरण जो है वो किसका पार्ट है? किसका हिस्सा? तत्पुरुष समास का। तो अधिकरण समास में कौन सा पद प्रधान होगा? तो आप क्या कहेंगे? दूसरा पद प्रधान है। ऐसे जो भी प्रश्न आता है ना, आप चारों ऑप्शनों पे जो जो आप जान रहे हो पहले उन ऑप्शनों को हटा दो। अब अपन को ये पता है कि दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होते हैं, तो तीसरा तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये तीसरे पद वाला आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। दो तो सीधे हट गए। अब कंफ्यूजन दो में रहेगा कि पहला या दूसरा। अच्छा, पहले पद को हम क्या कह रहे हैं? पूर्व पद। नाम ध्यान रखना, चाहे पहला लिख दे चाहे पूर्व पद लिख दे, बात एक ही है। और जो चाहे दूसरा पद कह दो
या उसको उत्तर पद कह दो, बात एक ही है। तो पहले को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो ये परिभाषा अच्छे से याद रखना कि तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद, और उसको अपन दूसरा पद भी कह सकते हैं। शाखा मृग में समास है, इसमें देखो शाखा मृग में कौन सा समास करोगे, पहले पढ़ा भी है। शाखा मृग, शाखा का मतलब क्या होता है, शाखा यानी डाली, मृग का मतलब ऐसे क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मैंने बताया भी था, मृग यानी हरिण होता है, लेकिन मृग का प्रयोग यहाँ किसके साथ हुआ है, शाखा के साथ। तो क्या मतलब निकलेगा, आप देखो। अब देखो कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष समास होगा, क्या करोगे, चलो से विग्रह करके देखो कि शाखा मृग का विग्रह क्या हो रहा है। क्या शाखा और मृग जो लिखा है इसी का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है या इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता है। तो इसका विग्रह करेंगे शाखा मृग का, तो विग्रह क्या होगा, तो आप कहोगे कि शाखाओं पर दौड़ने वाला है जो मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला है जो मृग। अब डालियों पे कौन दौड़ता है, अर्थात क्या कहोगे, बंदर, या अपन क्या कह सकते हैं, वानर। तो बताओ अब समास का पता चला, शाखा मृग का मतलब क्या है, बंदर या वानर, यानी अन्य अर्थ निकल रहा है। और जिस समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि शाखा और मृग ना होकर अन्य अर्थ क्या निकल रहा है, बंदर निकल रहा है। देखो मृग का मतलब ध्यान रखना, आप लोग शब्द शुद्धि की दृष्टि से इसको कभी भी हिरण मत बोलना है ना, हिरण शब्द अशुद्ध होता है। शुद्ध शब्द मैंने आपको क्या बता रखा है, या तो आप बोलेंगे हिरण या आपको क्या बोलना है, हरिण। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से ध्यान रखना, ये दोनों सही है, ये गलत है, ये कभी ना लिखा जाता है ना बोला जाता है। और शाखा मृग का मतलब किससे निकलता है, बंदर और वानर से। तो अन्य अर्थ की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला देखो, ये विग्रह साथ में लिखते रहना, जिसको नहीं पता हो है ना, शब्द लिख के साथ में जो मैं डिटेल लिख रहा हूं वो नोट करते रहना। ये अक्सर रिपीट होता है, शाखा मृग कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताओ। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न है, क्या करोगे। मैंने दो तरह की चीजें पहले समझाई थी आपको, एक तो पदों की प्रधानता के आधार पे और एक सार्वभौमिक दृष्टि से। तो पदों की प्रधानता के आधार पे समास कितने हैं, 2, 5, 4 या 6, क्या करोगे। तो देखो पदों, जब भी पूछे पद की प्रधानता के आधार पे, तो समास के मैं 4 भेद बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। किस आधार पर, पद की प्रधानता। पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व, जो नहीं पता है तो साथ साथ नोट कर लेना, पूर्व पद प्रधान। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, तो दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और चौथा जो होता है वो होगा आपके दोनों पद अप्रधान। तो जब भी अपन पदों की प्रधानता के आधार पर समास देखेंगे तो भेद कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ध्यान रखें। अब पूर्व पद प्रधान अब कौन से समास में होता है, तो आप क्या कहेंगे, अव्ययी भाव, यानी अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो पहला पूर्व पद प्रधान। ठीक है, अव्ययी भाव समास, ये इनकी समासों की परिभाषाएं हैं।
उत्तर पद प्रधान किसमें होता है तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। और दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास। तो जब भी प्रश्न आए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास होते हैं, कितने बताओगे? 4। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? तो ये जो चारों मैंने लिखे हैं, नोट कर लो। तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि पद की प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं। इसमें तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2 उपभेद। पहला कौन सा होता है तो द्विगु, और दूसरा कौन सा होता है तो कर्मधारय होता है। तो अगर प्रश्न आ जाए पद की प्रधानता के आधार पे तो 4 बताने, और प्रश्न ये कहे कि सार्वभौमिक दृष्टि से समास होते हैं तो 4 तो वो है ही है, 2 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रश्न को ढंग से पढ़ के फिर उत्तर देना, सीधा 6 मत कराना। सार्वभौमिक लिखता है तो 6 होंगे, और पद की प्रधानता देता है तो कितने बताने? 4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। लिख लिया? चलो अगला देखो। तत्पुरुष समास के 2 भेद कौन से होते हैं? अभी भी आपने पढ़ा, टोटल देख लो कितने पढ़े थे? 4। इसमें तत्पुरुष के 2 भेद कौन से थे? द्विगु और कर्मधारय। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, विकल्प कौन सा? थर्ड, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु ये दोनों किसके भेद हैं? तत्पुरुष समास। अगला देखो। अव्ययीभाव समास की विशेषता नहीं है, इसको ढंग से करो। एक एक विकल्प के बारे में सोचो। इसमें क्या कहा जा रहा है? नहीं, नहीं पूछा जा रहा है। जब भी प्रश्न के अंदर नहीं, असंगत, असत्य ऐसे शब्द दिखाई दें तो आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के उनको अंडरलाइन कर दें, ये जरूर ध्यान रखें। नहीं तो आप नहीं पूछा है वाला करके आ जाओगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि अव्ययीभाव समास की विशेषता नहीं है। मैंने पढ़ाते समय हर समास के 4-5 पॉइंट पहले लिखवाए हैं, आपको पता हो, है ना? ये प्रश्न वहीं से बनते हैं। बताओ, इसमें पहला पद प्रधान होता है, बात सही है गलत है? अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। तो ये तो सही कह रहा है। इसमें पहला पद कोई अव्यय होता है? तो अव्ययीभाव समास में पहला पद होता क्या है? अव्यय होता है। मैंने कहा था जितने भी उपसर्ग हैं वो उपसर्ग सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो एक ही बात है। समस्त पद मिलकर अव्यय का रूप ले लेता है। तो परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि कहीं कहीं दोनों पद किस रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं? अव्यय के रूप में। तो दोनों पद अव्यय हो सकते हैं। अभी मैंने जो शब्द आवृत्ति बताई थी, नहीं भाई, कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है तो वो दोनों शब्द क्या है? अव्यय तो है। तो दोनों अव्यय के रूप में रूप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि हाथों हाथ, ये क्या हुआ? शब्द की आवृत्ति हुई। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों अव्यय हैं। तो दोनों अव्यय हो सकते हैं। ये क्या कह रहा है? यह सदैव विकारी शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सदैव विकारी शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि विकारी का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। जबकि अव्यय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन या बदलाव ना हो। किस किस आधार पे बदलाव नहीं होता है? तो 4 कोटियां लिखवाई थी, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। तो ये ध्यान रखना कि इसमें हिंदी के शब्द का जो प्रकार है वो एक प्रकार होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। एक को हम क्या कहते हैं? विकारी, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? अविकारी। ये बात समझना। विकारी कौन से होते हैं? तो ऐसे शब्द जिसमें हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन या बदलाव। क्योंकि विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। तो जिसमें परिवर्तन या बदलाव किया जा सकता है वो तो विकारी। और अविकारी का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव ना हो। तो जो अव्यय होते हैं, अव्यय में कोई परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। तो जबकि ये कह रहा है कि विकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो गलत है। अगर यहाँ अविकारी के रूप में प्रयुक्त होते हैं लिखता तो क्या था? सही था।
अब पूछा क्या है, नहीं है, तो कौन सी विशेषता इसकी नहीं है, फोर्थ वाली नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना पूछ ले कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, विकारी और अविकारी। ये चार प्रकार के होते हैं विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को हम क्या कहते हैं, विकारी। और यहाँ पर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये चारों क्या कहलाते हैं, अविकारी। चलो अगला देखो, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, प्रति से। अभी भी मैंने लिखवाए थे उपसर्ग, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, अनु हो, स हो, उन सब की शुरुआत अगर होती है तो वहां समास कौन सा होता है, अव्ययीभाव। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब हर, विग्रह में क्या लिख सकते हो, हर क्षण लिख सकते हो, हर पल लिख सकते हो, है ना, ये होता है प्रतिक्षण। अगला देखो, यावत जीवन शब्द में कौन सा समास करोगे, यावत जीवन, देखो इसमें संधि भी है और इसमें समास भी है, दोनों प्रक्रियाएं लागू हो रही। यावत जीवन कौन सी संधि होगी, एक नियम लिखवाया था कि दो आधे ज, तो संधि कौन सी होती है, यहाँ व्यंजन संधि होती है ना। देखो इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद क्या होता है, यावत धन जीवन, यावत धन जीवन, और इधर से क्या होता है त, और इधर क्या बैठा है ज, तो ये क्या त जो है वो किस में बदल जाता है, आधे ज में बदल जाता है, ये नियम होता है। और ये नियम कौन सी संधि का है, तो यहाँ पे संधि का नाम लिख देना व्यंजन। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, संधि के अंदर भी पूछा जाता है। अच्छा इसमें उपसर्ग पूछ ले, तो इसमें उपसर्ग क्या है, यावत, और यावत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जब तक। ठीक है, और ये उपसर्ग की दृष्टि से है, उपसर्ग। तो देखो सारी बातें ध्यान रखना, अगर आपसे संधि पूछी जाए तो व्यंजन, विच्छेद पूछा जाए तो यावत धन जीवन, यावत जीवन में उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताएंगे, यावत, शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या बताना है, जब तक, और समास पूछा जाए तो यावत जीवन में समास कौन सा होता है, अव्ययीभाव, क्योंकि यावत जो है वो क्या होता है, अव्यय होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। अभी मैंने बताए भी थे कि प्रमुख उपसर्ग, इसमें यावत भी लिखवा दिया है, वो सारे ध्यान रख। तो ये दो तीन प्रश्न पूछ सकता है, समास पूछे, संधि पूछे, उपसर्ग भी पूछ सकता है, और संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। तो सारी बातें ध्यान रखना, लिख लो। प्रश्न एक है, लेकिन इसके साथ में ये कई जगह प्रश्न ऐसे बनते हैं, कोई भी व्याकरणिक कोटि पूछ ले, इसलिए इनके संबंध में जो भी जानकारी है वो सब लिख लो। हो गया, अगला प्रश्न देखो, अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है, बताओ अंशुमाली में क्या करोगे, अंशुमाली, अंशु का मतलब क्या होता है, किरणें। विग्रह में आप लिख सकते हो, अंशु ही है मालाएं जिसकी वह, अंशु कोष्टक में लिख दो, किरणें ही है मालाएं जिसकी वह, अंशुमाली, अंशु कोष्टक में किरणें ही है मालाएं जिसकी वह, ठीक है, अर्थात कौन, सूर्य। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। अब बताओ कौन सा का ऑप्शन सही होगा, तो जहां पे अन्य अर्थ की प्रधानता हो जाएगी वहां समास कौन सा होगा, अन्य अर्थ की जहां प्रधानता होती है वहां समास बनता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि कर देना। पर्यायवाची में पूछे तो अंशुमाली किसका पर्यायवाची, सूर्य का। अगला देखो, हीन भावना शब्द का सही समास विग्रह है, क्या करोगे, हीन की भावना, फिर मतलब क्या हुआ, हीन की भावना कौन सी भावना हुई, हीन का मतलब क्या होता है, हीन यानी बुरा, हीन का मतलब होता है बुरा। भावनाएं कैसी है, अच्छी हैं या बुरी हैं,
बुरी, तो बुरी शब्द व्याकरण में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? यानी किस में जाएगा? हाँ भाई, जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, वो कैसे हैं, अच्छे या बुरे? तो बुरे हैं। तो बुरा जो होता है वो क्या होता है? विशेषण। अच्छा भी विशेषण होता है, बुरा भी विशेषण। तो किसकी विशेषता बता रहा है? भावना की। भावना है कैसी? बुरी। तो इसका विग्रह होगा हीन है जो भावना। हीन है जो भावना, उसको कहते हैं हीन भाव। तो ये हीन जो है वो क्या है? विशेषण है। विशेषण। और विशेषता किसकी बता रहा है? भावना की। तो भावना यहां पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और जहां पे विशेष्य विशेषण संबंध होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? अभी मैंने बताया था परिभाषाओं में, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, ये संबंध जहां भी होता है वहां समास कौन सा होता है? तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय। तो इसमें कर्मधारय समास है, और हीन है जो भावना क्या हो जाएगा? सही। ऐसे ध्यान रखो। और हीन उत्तर पद हो तो, ये भी मैंने आपको बड़ा समझाया है। कहीं पर भी जैसे मैं कह दूं धनहीन, अगर मैं कहूं बलहीन, तो धनहीन कह दिया, बलहीन कह दिया, तो कौन सा समास हो जाएगा? अगर हीन, ध्यान दे रहे, कहीं भी उत्तर पद होता है तो ऐसे में अपादान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास। ये ध्यान रखना। और इनका विग्रह क्या लिखेंगे? तो हीन किससे? तो धन से हीन। धन अलग, व्यक्ति अलग। और बलहीन में क्या लिखेंगे? बल से हीन। ये इन दोनों के विग्रह हो जाए। तो अगर हीन उत्तर पद है और पूर्व से दूसरे को अलग होने का बोध हो रहा है, तो वहां पे कौन सा होता है? अपादान तत्पुरुष समास और विभक्ति से। लेकिन ये हीन उत्तर नहीं है, यहाँ पर क्या है? पूर्व। इसलिए यहाँ पर किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? विशेषण के रूप। और उत्तर आ जाए तो आप क्या कराना? अपादान तत्पुरुष कराना। चलो अगला प्रश्न देखो। अतीन्द्रिय शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? अतीन्द्रिय। अति, अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या लिखेंगे? अतीन्द्रिया, इंद्रियों की अति, इंद्रियों से परे। कौन सा समास होगा? इंद्रिय का मतलब इंद्रियों से परे, परे यानी अलग। कौन सा होगा? सही उत्तर 3, इंद्रियों से परे। उसी को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। और कौन सा समास हो जाएगा? परे यानी अलग होने की बात कर रहा है। अलग किस में होता है? तो क्या लिखेंगे? अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखो। अकाल पीड़ित शब्द में समास है, इसमें ढूंढो। अकाल पीड़ित, बताओ क्या करोगे? पहले पढ़ा है अकाल पीड़ित, समास पढ़े हैं? देखो भाई, पीड़ा जो हो रही है वो किस समय हो रही है? अकाल के समय। और जो पीड़ा है इसका कारण क्या है? अकाल है। तो जहां पर तो सहित का बोध हो रहा है या माध्यम का बोध हो रहा है, एक के कारण ही दूसरा हो रहा है, तो ये कौन से समास में होता है? तो कौन सा करोगे? करण तत्पुरुष समास, चौथा उत्तर होगा इसका। क्योंकि विग्रह क्या होगा? पीड़ित किससे? अकाल से। तो विग्रह में लिखेंगे अकाल से पीड़ित। मैंने आपको एक बात शॉर्ट में समझाई थी कि जब दोनों पदों के मध्य कभी भी किन किन चीजों का बोध हो जाए? सहित का। ध्यान रहे, सहित के दो, साथ के दो, संग के दो, या तो ये बोध होगा, या क्या बोध होगा? कारण, किसी एक के कारण कोई दूसरा, या क्या होगा? माध्यम, या किसका बोध हो जाएगा? साधन। जब दो पदों के बीच इनमें से किसी का भी बोध होता है तो वहां कौन सा समास होता है?
करण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अकाल और पीड़ा दोनों साथ साथ है, अलग अलग है, क्योंकि पीड़ा किस समय हो रही है, जिस समय क्या है, अकाल, या पीड़ा का कारण क्या है, तो अकाल। तो दोनों चीजों का बोध हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कारण। विग्रह ये हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना, जहां पर ये जानकारी मिल जाए वहां आप कौन सा कराना, करण तत्पुरुष समास। अगला देखो, जलवायु शब्द में समास है, बताओ जलवायु में क्या करोगे, क्या लिखें। देखो दो तरीके से इसका विग्रह हो सकता है। एक तो आप लिख सकते हैं जल और वायु। जल और वायु क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक प्रत्यक्ष है एक अप्रत्यक्ष है, तो विलोम का बोध हो रहा है। दूसरा आप लिख सकते हैं जल वायु आदि भी लिख सकते हैं। जलवायु आदि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों किसके भाग हैं, पर्यावरण के, और इनके अलावा और भी पर्यावरण के अंग होते हैं। तो चाहे जल और वायु लिखो चाहे जलवायु आदि लिखो, दोनों सही है। और जहां विलोम का बोध होता है, समास कौन सा हो जाएगा वहां पर, सॉरी द्वंद्व, द्वंद्व समास हो जाएगा। जहां विलोमार्थी पद होते हैं वहां समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में विग्रह करते समय और का प्रयोग भी होता है, या का प्रयोग भी होता है, और आदि का प्रयोग भी हो सकता है। तो जलवायु में कौन सा करेंगे, द्वंद्व समास। लूटम लूट, देखो शब्द आवृत्ति हो रही है, लूट लूट दो बार आ रहा है। मैंने कहा था कि जब शब्द आवृत्ति हो जाए तो कौन सा समास बनता है, तो फिर वहां पे अव्ययभाव समास होता है। विग्रह क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, लूटने के बाद भी लूटना, उसको क्या कहते हैं, लूटम लूट कहते हैं। तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा, ध्यान में। इसमें देखो सेवार्थ शब्द का सही समास विग्रह, वह समास बताइए। समास विग्रह भी बताना है और समास का नाम भी बताना है। सेवार्थ में क्या होगा, सेवार्थ, तो सेवार्थ में कौन सा है, अव्ययभाव। क्यों है, क्योंकि इसका विग्रह का विच्छेद भी करें तो क्या होता है, सेवा धन अर्थ, ये मिलकर ही तो क्या बना है, सेवार्थ। ये संधि हो गई आ धन अ, तो बनेगा भी क्या, आ। संधि इसमें कौन सी हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि पूछ ले तो ध्यान रखना दीर्घ संधि है। और सेवा के अर्थ, तो सही कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अभी क्योंकि सेवा शब्द का आप कहीं भी प्रयोग करोगे तो इसका रूप बदलेगा क्या, कभी सेवाओं ऐसे देखा गया, सेवो ऐसे देखा गया, सेवा शब्द का प्रयोग सेवा ही होगा। इसका मतलब पहला पद इसमें क्या है, अव्यय है, और जहां पहला पद अव्यय होता है वहां विभाव समास होता है। विग्रह पूछे तो सेवा के अर्थ कर देना। शब्द में कौन सा समास है, तो देखो इसमें उपसर्ग क्या है, स, और जिस शब्द की शुरुआत किससे हो गई, उपसर्ग से, वहां कौन सा समास हो जाता है, अव्ययभाव। और विग्रह क्या, सपत्नी, मतलब किसके साथ है, तो पत्नी सहित। विग्रह में क्या लिखेंगे, पत्नी सहित, और अव्ययभाव समास हो जाएगा। अगला देखो, अत्याचार शब्द का सही विग्रह क्या करोगे, अत्याचार का, आचार का मतलब यहाँ किससे होगा, व्यवहार का, तरीके का। तो आचार का अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब समझ गए, जहां बलपूर्वक जो काम किया जाता है। अत्याचार में भी क्या होता है, बलपूर्वक, तो आचार का अतिक्रमण करेंगे। विश्वास पूर्वक शब्द में कौन सा समास है, देखो कहीं भी आपको उत्तर पद क्या दिखाई दे दे, पूर्वक, ठीक है, तो श्रद्धा पूर्वक आ जाए, विश्वास पूर्वक आ गया, तो वहां पे समास होता अव्ययभाव, ये ध्यान रखना। कौन सा होगा, अव्ययभाव। विग्रह देखो, विश्वास पूर्वक में क्या करोगे, कौन सा लग रहा, सोचो कौन सा कुछ, 22। क्या लिखोगे, विश्वास पूर्वक का मतलब क्या होता है, भाई विश्वास पूर्वक ये काम हुआ, कोई भी कार्य हुआ तो विश्वास पूर्वक हुआ, मतलब किसके साथ हुआ है, विश्वास के साथ। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3, विश्वास के साथ। समास का नाम पूछे तो कौन सा कर देना,
अव्ययीभाव। अव्ययीभाव क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, विश्वास शब्द के कोई रूप परिवर्तन होते हैं क्या? विश्वास तो ऐसा कभी होता है क्या? विश्वास का विश्वास से लिखना है। तो जब परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब वो अव्यय है। इसमें देखो, दर हकीकत, तो शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? हकीकत से। दर हकीकत का विग्रह ध्यान रखना, अगर विग्रह पूछ ले तो आप लिख देना हकीकत में। दर हकीकत का क्या करेंगे? हकीकत में। और इसमें भी समास दर, किसी भी शब्द की शुरुआत किससे हो गई? दर से। दर है, भर है, तो वहां हमेशा कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अगला देखो, रेलगाड़ी, किसका निकालो? रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह बताओ क्या होगा? ये रिपीट होता है अक्सर परीक्षाओं। रेल, रेलगाड़ी और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, या रेल पर चलने वाली गाड़ी? हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रेल पर चलने। ये कौन सा समास है इसमें? रेल पर चलने वाली गाड़ी। कौन सा समास करोगे? तो देखो, ये तत्पुरुष का ही एक भाग होता है जिसे कहते हैं मध्यम, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। इसको मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि इसका समस्त पद क्या बनता है? रेलगाड़ी बनता है ना। तो ये जो बीच में पर चलने वाली, ये क्या होता है? पद होता है। और ये पद कहाँ आया है? बीच में। तो इसका लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो गाड़ी आके किससे मिल गया? रेल से। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास बना? मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। ये का ठीक है। सही विग्रह इसका कौन सा रहेगा? यही रहेगा। अगला देखो, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? कौन सा करोगे शब्द? देखो, मैंने आपको जब पढ़ाए थे समास, तब एक बात समझाई थी कि संख्यावाची पदों का प्रयोग तीन समासों में होता है। संख्यावाची पद कितने समास में आते हैं? तीन समास। पर शर्त क्या है तीनों में? भाई, द्विगु में कब आएगा? जब संख्या से किसकी जानकारी मिलती है? समूह की। और जब दोनों पद संख्यावाची आ जाते हैं तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और एक पद संख्यावाची हो और अन्य अर्थ का बोध हो जाए तो कौन सा समास होता है? बहुब्री हो। अब बताओ, 12 जो शब्द है, ये समूह का बोध करा रहा है या अन्य अर्थ का बोध करा रहा है? अगर समूह का बोध कराएगा तो द्विगु होगा, और अन्य अर्थ का बोध कराएगा तो बहुब्री होगा। बारहसिंगा नाम किसका है? हरिण का नाम होता है। तो ये 12 सिंहों के समूह की जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि हरिण विशेष का बोध करा रहा। इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का मतलब होता है जिसका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में हो। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये भी कैसा शब्द है? रूढ़। तो ये बारहसिंगा जो होता है वो क्या होता है? हरिण होता है। तो एक हरिण विशेष का बोध होने के कारण इसमें समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। क्योंकि 12 सिंगों के समूह की जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि एक जीव विशेष का बोध करा रहा कि 12 सिंगा नाम का क्या होता है? एक जीव। तो आप विग्रह में ये कह सकते हैं अपन कि 12 सिंगों वाला है जो वह, अर्थात हरिण विशेष। इसलिए ये कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। जितने भी रूढ़ शब्द होंगे, ऐसे रूढ़ शब्दों में हमेशा समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें बहुव्रीहि कर देना। यहाँ संख्या देख के आप उसको द्विगु मत कराना, ये ध्यान रखें। द्विगु तब होता है जब संख्या से समूह की जानकारी मिलती है। समास को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? समास के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो समास का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या कहेंगे? समस्त पद। तो समास को समस्त पद भी कह सकते हैं और इसको सामासिक पद भी कह सकते हैं, ध्यान रखें। अगर समस्त पद ना लिखें तो सामासिक पद लिखें तो भी बात एक ही होगी। अगला देखो,
बसंत ऋतु में खेत खलियान फूलों की छटा से आपूरित हैं। रेखांकित पद में खेत खलियान में कौन सा क्या होगा विग्रह? खेत खलियान, खेत और खलियान, खेत या खलियान, या खेत खलियान आदि, क्या लिखेंगे? तो खेत और खलियान अलग चीजें होती हैं, तो क्या लिखेंगे? खेत खलियान आदि। खेत और खलियान नहीं करना, वो विपरीत नहीं है। खेत का विपरीत खलियान नहीं होता है ना, खेत खलियान एक ही है। तो क्या लिखेंगे? खेत खलियान आदि। कौन सा समास होगा? बताओ समास कौन सा होगा? क्योंकि आदि का प्रयोग कौन से समास में होता है? द्वंद्व समास में होता है। प्राप्तोदक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी रिपीट होने वाला शब्द है। बताओ क्या करोगे? प्राप्तोदक शब्द में समास बताओ, क्या करोगे? उदक का मतलब होता है जल, तो क्या होता है? उदक को प्राप्त हुआ, उसी को कहते हैं प्राप्तोदक। प्राप्त किसको हो गया? जल को। मैंने आपको बताया था कि जब भी उत्तर पद क्या हो? क्रिया, और पूर्व पद क्या होता है? कर्म, और क्रिया से कर्म प्रभावित होता है, वहां पे कौन सी विभक्ति आती है? को विभक्ति। तो देखो प्राप्त पाना क्या होती है? क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। तो यहाँ पे कौन सा समास बनता है? कर्म तत्पुरुष समास। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अगर पहले किसी ने नहीं लिखा तो। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त है ना? उदक का मतलब जल, और इसमें समास होता है कर्म तत्पुरुष। अगला देखो, लिख लिया? जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य, ठीक है, और उपमेय, उपमेय, उपमान संबंध होता है, वहां कौन सा समास होगा? विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध होगा, तो वहां ये कौन से समास की परिभाषा है? तो ये कर्मधारय समास की परिभाषा। ये संबंध जहां भी होगा वहां समास कर्मधारय। अगला देखो, अंतिम, शरणागत शब्द में सही समास विग्रह है। शरणागत में क्या करोगे? ये भी मैंने बताया था। दोनों पदों को चेक करो, इसमें उत्तर पद क्रिया है क्या? आगत, आगत का मतलब आना। तो जब उत्तर पद क्रिया है तो आया किसको? शरण को। तो शरण को आगत या शरण को आया हुआ। और को विभक्ति का प्रयोग कौन से समास में होता है? तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। देखो ये गाइडों में कई जगह गलत लिखा हुआ है, आप इसको गलत मत करके आना। शरण में आगत मिलेगा कई किताबों में, जबकि शरण में आगत नहीं होता है, गलत है। शरण से आगत भी गलत है, ये भी गलत। सही क्या होता है? शरण को आया। और समास का नाम पूछे तो आप क्या बताएंगे? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये समास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इनके साथ साथ अपन ने जो अतिरिक्त चीजें भी जानी। तो पूरे समास वाला चैप्टर अगर इतनी चीजें आप ध्यान रखते हो तो आप यहाँ से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो परिभाषाएं, विभाजन वगैरह जो भी मैंने अतिरिक्त लिखवाया है वो आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, धन्यवाद।